देश में चल रहे लोकसभा सत्र से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीट परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त एग्रेसिव प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़े लाठी डंडे। तो इसके बाद राहुल गांधी करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदन के अंदर भी होने वाला है जबरदस्त हंगामा। बताएंगे सदन को स्थगन का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी ने कर दिया स्पीकर को ट्रोल। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने भी स्पीकर के द्वारा संविधान जिंदाबाद के नारे पर टोकने पर निशाना साधा है दोस्तों। साथ साथ बताएंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सहयोगी दल के नेता गायब हो गए हैं जिन पर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर पॉक्सको के केस के मामले को लेकर सीआईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सारी ज्वाइनिंग हुई है। साथ साथ बताएंगे किस तरीके से विपक्ष को दबाने के लिए दोस्तों अब कैमरे के साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की एक और कुनीति पकड़ी गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे संसद सत्र और देश की राजनीति से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एग्रेसिव प्रदर्शन बिल्कुल सही है और एनटीए के दफ्तर में घुसकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सही विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को लोगों की बातें माननी चाहिए, छात्रों को न्याय दिलवाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर नीट जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ में संसद को लेकर आपकी क्या राय है लिखिए जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टियां लगातार नीट परीक्षा के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर संसद तक घेर रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि भारी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एनटीए के ऑफिस जाकर दफ्तर में घुसकर नारेबाजी की है। इसके बाद दोस्तों कार्यकर्ताओं ने एनटीए के गेट पर आकर ताला लगा दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने दैनिक भास्कर से बात करते बताया कि हम करीब 200 स्टूडेंट एनटीए के दफ्तर पहुंचे हैं और प्रदर्शन करने लगे और ऑफिस में ताला लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार को करना चाहिए वो हमने कर दिया। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि एनटीए जैसी संस्थानों को नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इनके बस की नहीं है। इनके एग्जाम कराने के बाद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। एक और घपले की बातें चल रही है, दूसरी और पेपर लीक की बातें चल रही है। एनटीए के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कमेटी बिठाई गई है जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एग्रेसिव है दोस्तों। एनटीए के मामले को लेकर, नीट के मामले को लेकर आज संसद में भी जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया है कि आज नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा और सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव भी आएगा दोस्तों। यानी सारे बिजनेस को बंद करके नीट मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और बीजेपी के लोगों ने भी आपस में बैठकें की है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह की मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के लोग नीट मामले को लेकर विपक्ष का जवाब दे पाएंगे सवालों का। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह बात तय है कि विपक्ष अपने तरीके से जोरदार प्रदर्शन करने वाला है दोस्तों। आज जो भी पल की अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के मामले को लेकर, यानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखते हैं क्या बयान राहुल गांधी की ओर से दिया जाता है दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी ने फेसबुक पर अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर लिया है। उन्होंने अपना प्रोफाइल पिक्चर जो लगाया है इसमें राहुल गांधी जो संसद के शपथ के दौरान देश का संविधान लहरा रहे थे वो वाली तस्वीर लगाई गई है। यानी संविधान को प्रायोरिटी देते हुए राहुल गांधी ने अपने इमेज को बदला है और संसद में चल रहे संविधान के मुद्दे को लेकर, डिबेट को लेकर ये बड़ा मैसेज भेजा गया है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर जाकर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर लोकसभा में सांसद पद की शपथ लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर जय संविधान कहने लगे। इसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो स्पीकर ओम बिरला ने रोकते हुए आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आप तो संविधान पर शपथ ले ही रहे हैं तो फिर ये नारे लगाने की क्या जरूरत है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने इस मामले पर कहा कि आपको स्पीकर महोदय इस पर आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। भारत के संविधान की जय कोई भी बोल सकता है। प्रियंका गांधी को भी मौका मिला, उन्होंने भी कहा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। पहला सवाल यह है। आगे उन्होंने लिखा कि संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से किसी ने नहीं रोका। दरअसल दोस्तों इसी संसद के दौरान शपथ ग्रहण समारोह के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए गए और कई इंडिपेंडेंट सांसदों की ओर से भी उल्टे सीधे बयान दिए गए दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर ने उनको तो रोका नहीं। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार शशि थरूर को टोका गया है। जय संविधान बोलने पर प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने आया है जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। इसी के साथ में दोस्तों अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया है सुभाषपा के विधायक का, बेदीराम का, जो खुद कहते हैं कि वो पेपर लीक कई सारे करवा चुके हैं, कई सारे एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। अखिलेश यादव ने लिखा कि क्या अब और कोई सबूत चाहिए भाजपाइयों द्वारा प्रश्रय प्राप्त नेताओं की नैतिकता का पतन, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है आज न केवल पछता रहे हैं बल्कि भविष्य में कभी बीजेपी को वोट न देने की कसम भी खा रहे हैं। शर्मनाक, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ साथ समाजवादी पार्टी मीडिया सेल बोली, कहा डील क्या हुई है, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। सुभाषपा के विधायक बेदीराम और योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने तस्वीरें और न्यूज शेयर करते हुए लिखा कि क्या लेन देन हो रहा है बताए मुख्यमंत्री जी। पेपर लीक माफिया, पेपर लीक कांड आरोपी के साथ आपने 4 दिन पहले मुलाकात की है, आखिर क्या डील हुई है आप लोगों के बीच में। योगी आदित्यनाथ जी, ये सवाल पूछा गया। पेपर लीक में बीजेपी का हाथ, भाजपा खुद पेपर लीक करवाती है, बीजेपी नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही है, ये साबित हो गया है। साथ साथ दोस्तों
दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अटल आडवाणी के टाइम से ही बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे, कर्नाटक में बीजेपी कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा को लेकर बड़ी अपडेट है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर लगे नाबालिग से छेड़खानी के आरोपों की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने गुरुवार को पॉक्सो मामले में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। आरोप पत्र दायर होने के बाद बीजेपी के नेता येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा ने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉल्स कॉलेज स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की। येदियुरप्पा ने आरोप से इंकार कर दिया था और कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बीजेपी के दिग्गज नेता के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी करते हुए विस्तृत जांच के लिए सीआईडी को मामला भेज दिया था। सीआईडी ने मामले के संबंध में 17 जून को करीब 3 घंटे येदियुरप्पा से पूछताछ की थी। दोस्तों अब देखते हैं कि क्या फिर से गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोर्ट की ओर से अभी तक तो रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के संगठन मंत्री आदर्श पाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जगधरी से बीएसपी की टिकट पर अच्छे खासे वोट उन्होंने पिछली बार प्राप्त किए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, 47,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। कांग्रेस के साथ आ गए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी हार गई थी कुछ हजार के अंतर से, और इस बार हो सकता है कि इनके आने के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए। हरियाणा के चुनाव को लेकर पार्टी ने नए तरीके की तैयारी कर रखी है। दोस्तों इसी के साथ में जब राष्ट्रपति का स्पीच चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो 51 मिनट के स्पीच के दौरान संसद टीवी ने जिस तरीके से कैमरे का इस्तेमाल किया है दोस्तों, से लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी नेत्री सुप्रिया शिनेट ने बताया है कि नरेंद्र मोदी को 51 मिनट के राष्ट्रपति के भाषण के दौरान 73 बार दिखाया गया, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मात्र 6 बार दिखाया गया है। संसद टीवी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के अंतर्गत आता है। सवाल यह है कि कैमरा कौन मैनेज कर रहा है, और मैनेज करने वाला कैमरा क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, क्योंकि सदन के अंदर सबको सामान्य रूप से दिखाया जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति के भाषण के दौरान अगर 73 बार नरेंद्र मोदी को मात्र 6 बार राहुल गांधी को दिखाया जाएगा, तो सवाल ये खड़े होंगे कि कैमरे के थ्रू ही पूरी विश्व की जनता भारत के लोकतंत्र को देखती है, संसद को देखती है, तो ऐसे तो संसद के अंदर विपक्ष कैमरे पर दिखाई देगा ही नहीं, केवल बीजेपी के लोग दिखाई देंगे। दोस्तों लगभग भारतीय जनता पार्टी के जितने नंबर से उतने विपक्ष के नंबर से, तो विपक्ष के लोगों को भी दिखाई देना चाहिए, खासकर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनको तो नरेंद्र मोदी के कंपेयर में आधा टाइम तो दिखाना ही चाहिए था। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर को लेकर जबरदस्त निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी है, नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवकूफी है। संसद सत्र शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर महोदय को लेकर उनके कुर्सी तक पहुंचे। एक नई शुरुआत की पहल की, राहुल गांधी ने आगे हाथ बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उनका पहला वक्तव्य बेहद उम्दा रहा। उन्होंने गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, हिंदुस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात की, विपक्ष की आवाज को जगह देने की बात की, पुरजोर पैरवी की। यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना गलत है। स्पीकर ने 49 साल पहले लगी इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा। फिर आज 27 जून को राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में भी 25 जून 1975 का जिक्र किया गया है। पुराने घाव को कुदेरने में क्या हासिल होगा, इमरजेंसी का निर्णय गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी सोचना कि इंदिरा गांधी जी ने खुद उसे गलती माना था, लोकतांत्रिक चुनाव वापस करवाए थे, यही नहीं इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने के बावजूद स्वयं राहुल गांधी ने भी इमरजेंसी को एक गलती बताया था। ऐसा कभी दोबारा ना हो सके, इसके लिए वो संविधान को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब छेड़ ही दिया है तो कुछ सवाल पूछ ही लिए जाए। कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद भाजपा से उल्टे सवाल पूछते हुए कहा कि एक साथ एक सत्र में 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करना क्या इमरजेंसी नहीं था, विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देना क्या यह इमरजेंसी नहीं था, राहुल गांधी के 14 मिनट के भाषण में 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल दिखाना क्या यहाँ इमरजेंसी नहीं है, 51 मिनट के राष्ट्रपति के भाषण के दौरान अभिभाषण में मात्र 6 बार राहुल गांधी को 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखाना इमरजेंसी नहीं है, स्पीकर का जय संविधान बोलने पर आपत्ति जाहिर करना क्या इमरजेंसी नहीं है, जबरदस्ती काले कानून सीएए, भारतीय नागरिक संहिता कानून 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 पास कराना क्या इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ 22 वोट के आधार पर कानून को पारित करना, लोकसभा में 35% विधेयक 1 घंटे से कम समय में पारित करना, 16% बिल को पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में भेजना क्या यह इमरजेंसी नहीं है। अब जब बात निकली है दोस्तों तो दूर तक जाएगी, विधायकों की नीलामी करके चुनी गई सरकार को गिराना क्या इमरजेंसी का दौर नहीं है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर महोदय जो बीजेपी के कहने पर राजनीति कर रहे हैं और इमरजेंसी जैसे राजनीतिक मुद्दे को उठाकर संसद के कन्वेंशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो निष्पक्ष रहना चाहते हैं और विपक्ष का भी समर्थन करना चाहते हैं तो उनको ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिकल मुद्दों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इमरजेंसी पे बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी का सपोर्ट नहीं करती है बल्कि विरोध ही करती है। इंदिरा गांधी तक ने विरोध किया था, लेकिन फिर वो बीजेपी की ओर से लाए गए नोटबंदी का मामला उठाने की बात कहेंगे और स्पीकर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर स्पीकर को बीजेपी का एजेंट कह दिया जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र सेशन पहले ही दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन में तीखे हमले बोले तो बाहर निकलकर उद्धव ठाकरे ने भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार को लोग टाटा अलविदा बाय बाय कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल सरकार बजट लेकर आ रही है, देखते हैं हम विकास के नाम पर क्या खर्च किया जाएगा। ये तो लीकेज की सरकार है, राम मंदिर में लीकेज हो रही है और पेपर भी लीक हो रहा है। दरअसल राम मंदिर की ऊपरी मंजिल पर
पर अभी काम बाकी होने के चलते नीचे एक जगह बौछार से पानी आ रहा है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से तंज कसा गया है। दोस्तों साथ साथ जेडीयू के सांसद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेडीयू के सांसद से मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि जेडीयू के सांसदों के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। हमारी पार्टी का साथ मिलकर काम करने और बिहार में शासन अच्छे से करने का इतिहास रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर किया गया। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग आकर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। वहीं पर कर्नाटका कांग्रेस में क्या दरारें हैं, खबरों के बीच में एक जानकारी यह है कि वोकालिका संत ने कहा है कि कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया को अपना पद छोड़ देना चाहिए और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। विश्व वोकालिका महासम्मेलन के दौरान संत कुमार चंद्रशेखर नाथ की ओर से यह कहा गया है। दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में यह दावा किया गया है। आपको बता दें कि वोकालिका समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार, जिनको मुख्यमंत्री बनाने की अपील की जा रही है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस भी काफी खराब था, इसीलिए मुख्यमंत्री को बदलने और नए मुख्यमंत्री को बनाने या फिर कुछ और डिप्टी सीएम बनाने की मांग लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा है। कोलकाता के गोरागाचा इलाके के अंदर बीजेपी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का आरोप है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बिना नोटिस के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया है। साथ साथ दोस्तों बीते दिन ये जानकारी सामने आई कि डेटा भी महंगा कर दिया गया है, यानी जो जियो का इंटरनेट की सेवाएं थी वो काफी महंगी कर दी गई है। दोस्तों इसके बाद प्रियंका गांधी निशाना साधते हुए कहा कि दाल चावल आटा महंगा, मोबाइल का डेटा महंगा, आलू प्याज टमाटर महंगा, परवल भिंडी गाजर महंगा, चारों तरफ विकट महंगाई, उस पर से घट गई कमाई, दोगुनी महंगाई की मार कैसे कहो चले घर बार। कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ा मामला है। महंगाई पर बीजेपी के लोग बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। साथ साथ दोस्तों जिस अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर वोट मांग रही थी, उस अयोध्या की स्थिति अब लोगों के सामने आ गई है। दोस्तों अयोध्या में भारी संख्या में जल जमाव की खबरें सामने आ रही है। प्री मानसून में अयोध्या धाम का बुरा हाल हो गया है। सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष के लोगों ने कहा कि प्री मानसून में अयोध्या धाम की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों से वोट मांगे जा रहे थे, लेकिन अयोध्या की जनता ने जो निर्णय दिया है वो एकदम 100% सही निर्णय दिया है, क्योंकि अयोध्या में जैसे ही बारिश पड़ी है वैसे ही बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं। विकास के नाम पर ऐसा लग रहा है कि केवल चुनाव को देखकर चीजें की गई थी। साथ साथ ओम बिरला ने किया राष्ट्रगान का अपमान, सुप्रिया शिनेट ने उठाए कई सारे सवाल। आपको बता दें कि स्पीकर महोदय राष्ट्रगान के टाइम में चलते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यानी राष्ट्रगान के टाइम में लोगों को सावधान खड़ा रहना होता है। कैप्शन देते हुए लिखा गया कि जो आपने किया है स्पीकर महोदय राष्ट्रगान का घोर अपमान है। इस 22 सेकंड के क्लिप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीछे से एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान राष्ट्रगान की धुन बजती रही, लेकिन इस दौरान वो चल फिर रहे थे तो लोगों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये तो राष्ट्रगान का साफ तौर पर अपमान है। अगर किसी और ने विपक्ष के नेता ने किया होता तो शायद अभी तक लोकसभा के अंदर बीजेपी के लोग बवाल करने लगते। दोस्तों साथ साथ जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। चौटाला ने हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने हरियाणा में मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी के साथ पिछले 4.5 वर्ष से जारी उसका गठबंधन टूट गया था। दोस्तों हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में जननायक जनता पार्टी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। साथ साथ इस बार इंडिया गठबंधन में जबरदस्त तरीके से महिलाओं की संख्या भी देखी जा रही है। दोस्तों महिला काफी ज्यादा चुनाव जीत कर आई है। आपको बता दें कि एक तस्वीर शेयर की है प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने इसमें दिखाया है कि उनके साथ सुप्रिया सुले मौजूद है, बीमा भारती मौजूद है, डिंपल यादव और वो खुद मौजूद है। उन्होंने लिखा कि टीम इंडिया लेडीज स्पेशल विद, इसके बाद सारे नाम लिखे गए हैं दोस्तों, यानी टीम इंडिया महिलाओं की भी बीजेपी को घेरने को तैयार है। साथ साथ दिल्ली के अंदर एलजी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी दिल्ली की सरकार। डीडीसीडी भंग करने को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली का काम रोकना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी बताए कि केंद्र ने कहां इस्तिहार निकाला था, कमीशन और बोर्ड में इसी तरह नियुक्तियां होती है। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार अगर साथ नहीं होते तो 0 पर आउट हो जाती भारतीय जनता पार्टी। एनडीए गठबंधन के एक और नेता ने इसी तरीके का बयान दिया है। पहले तो बीजेपी के नेता ने ही बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खारिज करते हुए कह दिया कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो जाती। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के एक मंत्री जेडीयू के नेता ने इसी तरीके का बयान दिया है। बीजेपी को यह बयान शायद अब पसंद नहीं आएगा। दोस्तों सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो उसका लोकसभा चुनावों में एक भी सीट जीत पाना मुश्किल था। खान ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी नीतीश कुमार राज्य में नेतृत्व करेंगे तभी जीत मिलेगी। समर्थक चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दिया और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदारी बता दी है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88,450 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। पहले से ही मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। वर्तमान प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर लगभग 4,38,000 करोड़
रुपए का कर्ज हो जाएगा कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश की सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यह गलत नीति पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के लिए काफी खराब है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए काफी खराब है। साथ अमृतपाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब उसके एक और साथी पंजाब में उपचुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। फिलहाल वह 9 साथियों के साथ एनएसए के मामले में सजा काट रहे हैं। दरअसल दोस्तों पंजाब के 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं जो विवादों में घिरता जा रहा है। एनएसए के तहत जेल में बंद एक और खालिस्तानी समर्थक ने राज्य की एक सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश की है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के बाद भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजे के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत भी गया था। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने 32 सेकंड के क्लिप में दावा किया है कि भगवंत सिंह मैदान में उतरना चाहता है, वो गिद्दड़बाहा से चुनावी मैदान में उतरना चाहता है उपचुनाव में। जो भी जानकारी आएगी तो लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंदर सिंह राजा वड़िंग यहाँ से विधायक थे, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वो लुधियाना से सांसद बन गए हैं और ये सीट उपचुनाव के लिए खाली हो गई है। साथ साथ मोदी के उद्घाटन का सच 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का निर्माण किया था वो आज पहली बारिश में एयरपोर्ट के मेन गेट का शेड गिर गया। मोदी जी द्वारा चुनाव के वक्त में हड़बड़ी में उद्घाटन अब जानलेवा साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वीडियो क्लिप शेयर किया गया है। दोस्तों इसी के साथ में दीपेंद्र हुड्डा बोले, कहा क्या आप देश के संसद में जय संविधान बोलना गलत हो गया है। देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वालों को टोकना गलत है। और दोस्तों दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का 29 तारीख को प्रदर्शन होने वाला है। यानी नीट पेपर के विरोध के बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध है। समाजवादी पार्टी चिपको आंदोलन है वो अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ती, इसलिए 3.5 दशकों से निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। सभी दलों का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी थे, अब देश के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, आगे लगातार बढ़ते जाएंगे, तीसरे के बाद और आगे बढ़ेंगे। साथ साथ दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा ये बताता है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब देश भर में इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है बल्कि बहुलवाद और कई समुदाय की एकता का देश है। अमर्त्य सेन ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि देश के अंदर कई सारे मामले में बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल का जो कानून था उसका इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों नीतीश कुमार लेने वाले हैं बड़ा फैसला। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचलें तेज है। नीतीश कुमार किसी को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 29 जून को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व अब उसी दिन पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 बजे होगी। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद के नाम की घोषणा, चेहरे की घोषणा करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मैदान में उतरना चाहिए। शरद पवार खेमे के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बुधवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों को सीएम का चेहरा घोषित करने से दूर रहना चाहिए। जबकि संजय राउत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अपने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके मैदान में उतरना चाहिए। इससे गठबंधन को फायदा मिलेगा। हालांकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन किसी एक के नाम पर राजी होगा ये बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना ही तब था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो शायद उद्धव ठाकरे की पार्टी को उम्मीद है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के चेहरे को आगे करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा कि किसी के नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन दबाव की राजनीति लगातार जारी है। लेकिन ये तय है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन मिलकर आगे बढ़ने वाला है और चेहरे को लेकर निर्णय लेना कोई जरूरी भी नहीं है। साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय से रवाना हो गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को हर दिन 30 मिनट तक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की इजाजत दी है। अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल में रखा जा रहा है। दोस्तों ये एक बड़ा कारण बना है आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट का और आम आदमी पार्टी बार बार हर मुद्दे को लेकर मैदान में उतर रही है। दोस्तों एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे को लेकर गोदी मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा था कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार स्पष्ट कर दिया है कि महायुति में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी लिफ्ट राइड यानी लिफ्ट में एक साथ दोनों दिखाई दिए थे। ये कोई सहयोग है, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। विधान भवन के अंदर लिफ्ट में एक साथ दोनों नेता मौजूद थे और इसके बाद मीडिया में अटकलें चलाई जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कौन से मीडिया में ये खबरें चल रही होगी कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो जाएगी। गोदी मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब केंद्र में उद्धव ठाकरे की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को और इसीलिए इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाने के बाद उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया था और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कह दिया कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठा, वैसा कभी नहीं होने वाला, बीजेपी से ऐसा कभी नहीं होगा। लिफ्ट में दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की है। ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन अब से कोई भी गुप्त बातचीत केवल लिफ्ट में ही होनी चाहिए। बीजेपी के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विधान भवन में शिवसेना यूबीटी कार्यालय में एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने पर जब पत्रकारों ने उद्धव ठाकरे से सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता
पार्टी के साथ फिर से जाने का सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर दोस्तों उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से पर्सनल दुश्मनी और इसके पीछे आप लोग कारण भी जानते हैं, उनको किस तरीके से उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया गया था। साथ साथ दोस्तों जन सुराज चलाने वाले प्रशांत किशोर कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अगर चाहे तो मांग सकते हैं कि जब तक बिहार के हर जिले में एक फैक्ट्री नहीं लगाई गई तब तक बीजेपी को समर्थन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मांगा और अब नीतीश कुमार मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते। वो जानते हैं कि अगर पार्टी का कोई आदमी बड़ा मंत्री बन जाएगा तो पार्टी में मुकाबला होने लगेगा। नीतीश कुमार एक ही चीज मांगते हैं, 2025 के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी में कोई बड़ा मंत्री बन गया तो नीतीश कुमार को चैलेंज कर देगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मांगा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।